नमस्कार। भारत में किसी भी कामकाजी महिला के लिए मैटरनिटी लीव सिर्फ कुछ हफ्तों की छुट्टी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा अधिकार है जिसके पीछे कानूनी लड़ाइयों की एक लंबी कहानी है। तो चलिए, आज हम इसी सफर को समझते हैं कि कैसे एक सुविधा एक फंडामेंटल राइट यानी कि एक मौलिक अधिकार में बदल गई। चलिए, एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जिस पर आज की पूरी बातचीत टिकी हुई है। क्या मैटरनिटी लीव किसी कंपनी की तरफ से दिया गया एक उदार तोहफा है या फिर ये हर महिला का एक बुनियादी मानवाधिकार है? तो चलिए इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, आज हम इसे एक अधिकार के तौर पर देखते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाना था जब मैटरनिटी लीव को सिर्फ एक सुविधा, एक पर्क समझा जाता था जो पूरी तरह से कंपनी की मर्जी पर होता था। और यहीं पर हमें सोच का वो जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। जो चीज़ पहले सिर्फ एक कल्याणकारी उपाय थी, जो एम्प्लॉयर की मर्जी पर निर्भर थी, वो आज एक मजबूत संवैधानिक अधिकार बन चुकी है। अब ये कुछ चुनिंदा कर्मचारियों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि हमारे संविधान में दिए गए सम्मान और समानता के अधिकार का एक जरूरी हिस्सा है। ये हर महिला का मौलिक अधिकार है। इस बदलाव की जो कानूनी बुनियाद है वो रखी गई थी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 से। ये वो मुख्य कानून था जिसे खास तौर पर बच्चे के जन्म से पहले और बाद में महिलाओं के रोजगार को रेगुलेट करने और उन्हें पेड लीव यानी सवैतनिक अवकाश देने के लिए बनाया गया था। अच्छा, 2017 में इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इसके बाद ये कानून पहले 2 बच्चों के लिए 26 हफ्तों की पेड लीव देता है। हाँ, इसके लिए एक शर्त है कि कर्मचारी ने कम से कम 80 दिन काम किया हो। काम पर लौटने पर नर्सिंग ब्रेक का भी इंतजाम है और जिन कंपनियों में 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं, वहां क्रैच यानी शिशुगृह की सुविधा देना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, जो माएं बच्चा गोद लेती हैं, उन्हें भी 12 हफ्तों की छुट्टी मिलती है। तो ये तो हुई कानून की बात, लेकिन सवाल ये है कि इस कानून को असली ताकत कहाँ से मिली? इस बदलाव की असली शक्ति इस एक्ट से नहीं, बल्कि हमारे संविधान की मजबूत बुनियाद से आती है। चलिए देखते हैं कैसे। ये हैं वो संवैधानिक औजार जिन्होंने इस पूरे बदलाव को मुमकिन बनाया। आर्टिकल 21 जो हर किसी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। आर्टिकल 14 जो बराबरी की गारंटी देता है। आर्टिकल 15(3) जो सरकार को महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाने की इजाज़त देता है। और सबसे अहम आर्टिकल 42 जो साफ साफ कहता है कि सरकार को मैटरनिटी रिलीफ का इंतजाम करना होगा। इन्हीं सिद्धांतों ने इस अधिकार को चट्टान जैसी मजबूती दी। अब देखिए, संविधान में सिद्धांत तो लिख दिए गए थे, लेकिन उन्हें असल जिंदगी में उतारने और कानून को एक नई दिशा देने का काम किया हमारी न्यायपालिका ने। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे कोर्ट्स की, जिन्होंने सारा खेल ही बदल दिया। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कानून ने तो सिर्फ एक सुविधा दी थी, लेकिन यह हमारे कोर्ट्स थे, हमारी अदालतें थी, जिन्होंने इस सुविधा को सीधे सीधे मौलिक अधिकारों से जोड़ दिया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये सोच में एक क्रांति थी। चलिए कुछ ऐसे ऐतिहासिक केस देखते हैं जिन्होंने रास्ता बनाया। सबसे पहले दिल्ली नगर निगम के मामले में कोर्ट ने कहा कि ये फायदा सिर्फ परमानेंट नहीं बल्कि टेम्पररी महिला कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक न्याय का सवाल है। फिर के उमादेवी केस में तो एक और बड़ा कदम उठाया गया जब मैटरनिटी लीव को सीधे आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार से जोड़ दिया गया। और हाल के फैसलों ने तो गोद लेने वाली माताओं के अधिकारों की रक्षा करके बराबरी के इस सिद्धांत को और भी फैलाया और मजबूत किया है। इन सभी फैसलों का निचोड़, उनकी आत्मा एक लाइन में कही जा सकती है, जिसे कोर्ट्स ने बार बार दोहराया है: मातृत्व रोजगार में भेदभाव का आधार नहीं बन सकता। ये एक इतनी शक्तिशाली बात है जिसे हर वर्क प्लेस को अपनाना ही चाहिए। तो कानूनी तौर पर यह वाकई एक बहुत बड़ी जीत है। अधिकार मिल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि जो अधिकार कागज पर इतना मजबूत दिखता है, क्या वो हकीकत में हर महिला तक पहुंच भी रहा है? यहीं पर हम असली चुनौतियों से रूबरू होते हैं। अब ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एक कड़वी सच्चाई है। भारत की 80% कामकाजी महिलाएं असंगठित क्षेत्र यानी इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, जैसे खेती में या घरों में काम करने वाली महिलाएं, और इन तक ये कानून अक्सर पहुंच ही नहीं पाता। इसका मतलब साफ है, सिर्फ 20% महिलाएं जो फॉर्मल सेक्टर में हैं, उन्हें ही इसका सीधा लाभ मिल पा रहा है। एक बहुत बड़ी आबादी इस सुरक्षा से बाहर है।
इसके अलावा भी कई दिक्कतें हैं, जैसे सारा खर्चा कंपनी पर आने से कई बार वो महिलाओं को नौकरी देने से ही कतराते हैं। क्रेच सुविधाओं वाला नियम तो है, लेकिन उसका सख्ती से पालन नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट और गिग इकोनॉमी में काम करने वालों का तो अक्सर इसके दायरे से बाहर ही रखा जाता है। और दुख की बात यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान नौकरी से निकालने या डिमोशन जैसा भेदभाव आज भी होता है। तो ये है वो असल चुनौतियां जो जमीन पर मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि इन मुश्किलों से निपटकर माताओं के अधिकारों को सच में एक हकीकत बनाने के लिए आगे का रास्ता क्या है? तो एक्सपर्ट्स इसके लिए कुछ रास्ते सुझाते हैं। पहला, सरकार को इसमें आर्थिक मदद करनी चाहिए ताकि कंपनियों पर बोझ कम हो। दूसरा, कानून का दायरा बढ़ाकर असंगठित और गिग इकोनॉमी के कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया जाए। तीसरा, क्रेच और भेदभाव विरोधी नियमों को बहुत सख्ती से लागू किया जाए। और चौथा, ऐसी पेरेंटल लीव नीतियों को बढ़ावा दिया जाए जो जेंडर न्यूट्रल हों, ताकि बच्चे की परवरिश सिर्फ माँ की जिम्मेदारी ना समझी जाए। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। अदालत की लड़ाई तो जीत ली गई, अधिकार को संवैधानिक दर्जा भी मिल गया, लेकिन इस अधिकार को हर एक दफ्तर में, हर एक वर्क प्लेस पर, हर एक महिला के लिए जीतने के लिए क्या करना होगा, इस पर सोचना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।